रीवा में डिप्रेशन का दर्द झेल रहे हैं केंद्रीय जेल रीवा के कैदी। 74 कैदियों की दिमागी हालत खराब। जेल की दुनिया अलग होती है और जेल में होने वाली घटनाओं की जानकारी बाहर रहने वाले लोगों को नहीं हो पाती, लेकिन जेल में कैदी कठिनाइयों में तो जीते ही हैं, साथ में वो तनाव के शिकार भी हो रहे हैं। संजय गांधी मनोचिकित्सा विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार रीवा जेल में बंद कैदियों की दिमागी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। यहाँ बंद 2000 से अधिक कैदियों में से 74 कैदी मानसिक रोग के शिकार हैं। कैदियों का यह हाल डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन को भी इन कैदियों का ध्यान रखने में कठिनाई होती है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसके अलावा रीवा जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय के प्रयासों से तनाव से निपटने के लिए कैदियों को योग मेडिटेशन कराकर शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से रीवा में बंद कैदियों में मानसिक रोग की समस्या बनी हुई है। 74 कैदी ऐसे हैं जिनकी दिमागी हालत सही नहीं है। इनमें कुछ तो पागलपन की स्थिति तक पहुंच गए हैं। इनमें से अधिकांश कैदी पहले तो डिप्रेशन का शिकार हुए, उसके बाद कैदियों की यह समस्या धीरे धीरे मानसिक रोग में तब्दील होती गई। अन्य कैदियों की सुरक्षा और मानसिक रूप से ग्रसित कैदियों की दिमागी हालत को देखते हुए गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दूसरों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है, जिससे वे दूसरे कैदियों को नुकसान न पहुंचा सकें। सामान्य रूप से बीमार कैदियों को दूसरे कैदियों के साथ रखा जाता है ताकि उनसे बातचीत करके उनका दिमाग शांत रखा जाए। रीवा जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय का कहना है कि केंद्रीय जेल रीवा में बंद करीब 74 कैदी मानसिक रोग के शिकार हैं। ऐसे कैदियों का नियमित उपचार जेल के अंदर किया जा रहा है। हर सप्ताह मानसिक रोग विशेषज्ञ जांच के लिए आते हैं। उनकी काउंसलिंग सहित दूसरी तरीकों से भी तनाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, केंद्रीय जेल रीवा में जो भी कैदी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसी कैदियों की नियमित रूप से काउंसलिंग की जाती है। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा भी काउंसलिंग की जाती है, हम लोगों के द्वारा भी काउंसलिंग की जाती है। जैसे ही कैदी जेल प्रवेश करता है, तत्काल दूसरे दिन उसका मुआयना होता है, साथ ही साथ उसकी काउंसलिंग होती है। और जैसा आपने पूछा कि जो कैदी मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे कैदियों के लिए नियमित रूप से योग ध्यान प्राणायाम कराया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज से जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर निमिषा मिश्रा मैडम, उनके द्वारा भी सप्ताह में एक बार विजिट किया जाता है। वो भी काउंसलिंग करती हैं और संबंधित कैदियों का ट्रीटमेंट करती हैं। और ऐसे कैदी जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं या हल्का फुल्का परेशान हैं, ऐसे कैदियों के हम लोग प्रॉपर देखभाल करते हैं, खान पान रहन सहन उनका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं। साथ ही साथ ऐसे कैदियों के साथ एक अन्य कैदी भी सहायक के रूप में रखते हैं, जो उनका पूरा मैनेजमेंट करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके कपड़े लत्ते वगैरह सब का मैनेज करता है। डिप्रेशन की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? कई कैदी ऐसे होते हैं कि जो बाहर से ही मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, वैसे ही कैदी हैं। बाकी यहाँ तो कैदी कोई ऐसा होता भी नहीं है। अगर डिप्रेशन में जाता भी है तो उसका नियमित रूप से देखभाल होती है, परीक्षण होता है और काउंसलिंग होती है। वर्तमान में सभी कैदी, जितने भी कैदी ऐसे हैं जो मानसिक बीमारियों से प्रभावित हैं, उन सभी कैदियों का प्रॉपर काउंसलिंग, ट्रीटमेंट और सभी वर्तमान में स्वस्थ अवस्था में। रीवा की रहने वाली आव्या पांडे ने इंदौर में रचा इतिहास। पूरे प्रदेश भर में रही अव्वल। विश्व के अलग अलग देशों से यूसी मास द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की तरफ से मध्य प्रदेश से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होनहार छात्रों के इस महाकुंभ के आयोजन में 29 अप्रैल को इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में यह संपन्न हुआ, जहां समूचे मध्य प्रदेश के 10 संभागों में से 52 जिलों से 237 सेंटरों से एकत्रित होने वाले 6000 बच्चे एक साथ 8 मिनट में 200 जटिल सवालों की राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया, जिसमें रीवा की तरफ से यूसी मास, जायविद मैथ्स, एबेकस एकेडमी सिरमौर,
चौराहा के 49 छात्रों ने युद्ध स्तरीय रूप से पिछले 2 महीने की प्रतिदिन कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कंपटीशन में दमखम से भाग लिया। संस्था डायरेक्टर दीपा अग्रवाल ने बताया कि कैलकुलेटर से कई गुना तेज खुद को साबित करने वाली 8 मिनट की सेकंड भर से भी कम समय में उत्तर लिखने वाली स्पर्धा हुई। प्रदेश भर के छात्रों के बीच रिटन कंपटीशन में आव्या पांडे पुत्री डॉक्टर अमित पांडे ने मेरिट ट्रॉफी पाकर अपनी जगह बनाई है। आव्या पांडे ने 5 मिनट में 200 सम्स करके राज्य व बिंदु को गौरवान्वित किया है। आव्या को रविंद्र नाट्य गृह इंदौर में ट्रॉफी दी गई है। आव्या को भविष्य में आने वाली सभी प्रतियोगिताओं में सफल होने के लिए उनके गुरु और उनके परिजनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। रामगढ़वा पंचायत के शासकीय जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा हटाने प्रशासन के फूल रहे हैं हाथ पांव। मामला रीवा जिले की जबा जनपद का है, जहां ग्राम पंचायत रामगढ़वा में सड़क से लगी सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कई वर्षों से कब्जा जमा लिया गया है। इसके बाद भी प्रशासन भू माफियाओं से जमीन खाली कराने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रामगढ़वा में जो भू माफिया कब्जा कर रखे हैं उसमें कोई भी रामगढ़वा का मूल निवासी नहीं है और अन्य पंचायतों में इन माफियाओं का आलीशान घर, जमीन व सरकार की योजनाओं का भी लाभ धड़ल्ले से लिया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत रामगढ़वा में कब्जा की हुई सरकारी जमीन के स्टाम्प में क्रय विक्रय करने की बात भी सामने आ रही है। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा तहसील जबा में सरकारी जमीन को लेकर एक अपील लगाई गई थी, जिस पर तहसीलदार ने आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन को पंचायत को सौंपा था, जिस पर अब ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उन माफियाओं पर कार्यवाही के लिए तहसीलदार और पुलिस मौके स्थल पर पहुंची, जहां हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं सरपंच पुत्र ने बताया कि ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर भू माफियाओं के कब्जा होने की दशा पर कोई भी विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। भवन के लिए कहीं सरकारी जमीन नहीं है, जिससे सरपंच ने कहा कि हम भू माफियाओं से सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए हर प्रयास करेंगे, जिससे प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिल सके। नहीं, वो सब बाहरी हैं और हमारे पंचायत में वो आकर जबरन अतिक्रमण किए हुए हैं। इसकी जानकारी पहले हुई थी तो हम लोग करीब 5-6 महीने पास पटवारी साहब को लेकर के गए थे, तो नपीत करवाए थे। नपीत करवाने के बाद फिर वहाँ पर हम बोर्ड गड़वा दिए है कि यह ज़मीन शासकीय है, इसको क्रय विक्रय किया जाना आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही संभव हो सकता है। और उसके बाद ये बोले थे कि जो भी उनका दस्तावेज होगा, उनका बोले तो क्या नाम उनका क्या है? नहीं, वहाँ पर अब करीब 100 लोग हैं पंचायतों में जो कब्जा किए हैं, बाहरी करीब 100 लोग हैं। अच्छा। और हमारे पंचायत में जो भूमिहीन हैं वो किए हैं, कोई बात नहीं है, उनसे हमें कोई मतलब तकलीफ नहीं है। हम उनको प्रयास करेंगे कि भूमिहीन उनको हम पट्टा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं। और लेकिन ये जो बाहर के आकर के अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उनको मैं सूचना दिया हूँ, बोर्ड के माध्यम से सूचना दिया हूँ कि भाई आप लोग के पास जो भी दस्तावेज हो ग्राम पंचायत में या कि न्यायालय में जाकर के पेश कर करके अपनी सफाई दें। लेकिन वो आज तक कोई मतलब पंचायत में ना आवेदन दिए और ना तो न्यायालय में जाकर आवेदन दिए। माननीय तहसीलदार साहब ने आदेश पारित करके वो पंचायत की अभिरक्षा में वो ज़मीन देने के लिए आदेशित कर दिए और पंचायत मतलब 30 तारीख को अभी तहसीलदार साहब थानेदार साहब को लेकर के गए वहाँ पर, और वहाँ जा कर के फिर मतलब जो भी घरों में लोग ताला लगा करके बाहर रहते हैं, क्योंकि यहाँ रहते नहीं, वो कब्जा करके रखे हैं, फिर उसको 3-4 साल रखते हैं फिर बेच देते हैं। तो उसको अपने कब्जा में कि पंचायत के कब्जा में हम ऊपर कराएंगे, तो ताला लगा करके और पंचायत को सुपुर्द किए। लेकिन पता चला है कि वो दूसरे दिन ताला वगैरह तोड़ भी लिए हैं और तोड़ करके और कुछ लोगों को असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके कि सरपंच सेक्रेटरी लोग ये कराए हैं, तो इन पे ऊपर आप किस पद में हैं आप? मैं तो GRS पद पर हूँ, लेकिन वर्तमान में पंचायत सचिव भी का ही प्रभार पंचायत में है। आप क्या चाहते हैं?
मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे गांव के भूमिहीन है उनको ज़मीन मिले, ना कि कोई बाहरी है। अगर बाहरी वाला भी व्यक्ति है, अगर उसके गांव में ज़मीन नहीं है तो हम उसको देंगे, उसको पट्टा हम अपने गांव में देंगे, लेकिन वो भूमिहीन हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो 10 एकड़ का मालिक हो और वहाँ पर उनके घर पक्के बने हों और यहाँ भी कब्जा करके रखे हो, तो ये उचित नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी मिले तो हमारे पंचायत का है, हमारे पंचायत के लोगों को मिले। बाहरी का है अगर मेरा नाम बृहस्पति देव सिंह उर्फ डिम्पू है। मैं ग्राम पंचायत रामगढ़वा का निवासी हूँ और ग्राम पंचायत में मेरी माँ जो है सरपंच हैं, तो थोड़ा सा मैं उसका भी ग्राम पंचायत का भी काम वगैरह थोड़ा देखता रहता हूँ। बाहर का जो विकास कार्य जो हैं वो सब देखता रहता हूँ जी। ये बताइए, आपके यहाँ जो शासकीय ज़मीन में भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई है, ज़रा इसके बारे में बताएं। इसमें कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार जो हमारे यहाँ के हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर पहले नोटिस काटी गई थी। इसके पहले हमने जो है ग्राम पंचायत के द्वारा जो है हमने पटवारी को बुला करके अपनी जो हमारी जो अराजी है 558/2/527 रकबा करीब 30 एकड़ के करीब का रकबा है वो, और हमारे ग्राम पंचायत से वो मतलब मेन रोड से लगी हुई है, जिसमें से हम ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए और वहाँ पे कुछ सरकारी निर्माण करवाने के लिए हम सोच रहे थे। लेकिन जब हमने जाके देखा तो पूरा अतिक्रमण से जो है अतिक्रमण किया है, अवैध निर्माण किए हुए हैं। तो हमने माननीय पटवारी साहब से हमने आवेदन दिया कि भाई हमारी ज़मीन जो जहाँ पे खाली हो तो कम से कम हमको विकास के लिए मिल जाए। लेकिन हम जब वहाँ गए तो सब दंगफन और मारने पीटने में और राजनीतिक ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास सब करने लगे। तो फिर मैं जो है न्यायालय में आवेदन दिया ग्राम पंचायत के माध्यम से, और ग्राम पंचायत जो है न्यायालय को माननीय न्यायालय ने जो है आदेश पारित किया, और जो है जो अवैध निर्माण थे जिनमें अवैध गतिविधियाँ होती रहती थी तो वो जो है पंचायत के वृक्ष में रखने का जो है आदेश किया था उन्होंने। तो 30 तारीख को माननीय नायब तहसीलदार और हमारे पनवार थाने के दरोगा कन्हैया बघेल और समस्त स्टाफ के द्वारा जो है पंचायत के वृक्ष में रखा गया था जी। और ये बताइए, सोशल मीडिया में अभी कुछ आपके मतलब कुछ रुपए लेने की खबर आ रही है, इस संबंध में? जी 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 हाँ, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो कुछ हमारे क्षेत्र के छुटभैया लोकल नेता लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। उनसे कोई किसी से मतलब व्यक्तिगत मतलब तो होता नहीं है, और ना उनका कोई अस्तित्व है, वो अस्तित्व विहीन है, उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब ये चूँकि चुनावी वर्ष है और थोड़ा सा उनको एक माहौल मिल गया है तो थोड़ा सा वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा आरोप हमारे ऊपर मनगढ़ंत लगवा रहे हैं। और जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसका भी मेरे पास पूरा साक्ष्य है, मैं बगैर आधार विहीन बात नहीं करता। उसका ये आप देख लीजिए, इसका क्रय विक्रय का 6.5 लाख रुपए का जो है ये हमारी सरकारी ज़मीन क्रय विक्रय किया है। और ये हो गया राजकिशोर गुप्ता जो है, एक ये देवखर का निवासी है, और ये हमारे यहाँ ज़मीन अभी पिछले साल जो है हमारे यहाँ 6.5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदा, और अपने आप को बताता है कि मैं 20 साल, वो जो वीडियो आपने देखा जिसमें हमको लाखों रुपए का लगाया है वो बताता है कि मैं 20 साल से यहाँ का निवासी हूँ। अब आप ये बताइए अगर 20 साल को निवासी। सर ये बताइए, ग्राम पंचायत रामगढ़वा में शासकीय ज़मीन में जो भूमाफियाओं का कब्जा है उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई? ग्राम पंचायत रामगढ़वा से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत पट्टे जो आवंटित होना है उनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, जबकि किसी अन्य पंचायतों से लोग कच्ची लिखा पढ़ी करके, जिसको स्टाम्पा जो लिखा पढ़ी होती है उस पर करके लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं दूसरी पंचायत के लोग। तो जांच की गई, धारा 248 MPLRC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने जाने बाद संबंधित जनों को नोटिस काटे गए, विधिवत प्रतिवेदन लिया गया, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनको बेदखल करते हुए अर्धन अधिरोपित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में रॉन्ग साइड घुसी मोटरसाइकिल हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार, बड़ा हादसा होते होते टला। गलत दिशा में वाहन चलाना मतलब स्वयं के साथ दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करना है। शुक्रवार को रतहरा टोल नाका के समीप सतना बेला की तरफ से आ रहे बाइक सवार जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड यानी कि मनगवा की तरफ जाने वाली सड़क में प्रवेश कर गया। इस चक्कर में मोटरसाइकिल सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इसे भगवान का शुक्र ही कहेंगे कि दुर्घटना में दोपहिया वाहन चालक सुरक्षित बच गया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा वहां से निकालकर सुरक्षित यानी कि टोल नाके के पास लेटाया गया। उसके बाद वहां से उसे चिकित्सकीय सलाह के लिए अस्पताल भेज दिया गया। रीवा दर्शन जनहित में अपील करता है कि सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाएं।
नशे की हालात में गाड़ी न चलाएं, न ही गलत दिशा में प्रवेश करें ताकि सड़क हादसों से स्वयं के साथ आम लोगों की जिंदगी की सुरक्षा हो सके। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 17 बैंक अधिकारियों को नोटिस दिया है। आपको बता दें कि गत दिवस सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में रुचि न दिखाने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 17 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जारी नोटिस के अनुसार अग्रणी बैंक प्रबंधक के पास सीएम हेल्पलाइन की 846 शिकायतें लंबित हैं, जिसमें से अधिकतर सामान्य बैंकिंग प्रणाली में होने वाली असुविधाओं तथा बैंक अधिकारियों द्वारा आम जनों से उचित व्यवहार न किए जाने से संबंधित है। शासन की विभिन्न योजनाओं के ऋण प्रकरणों से भी जुड़ी कई शिकायतें शामिल हैं। बैंक अधिकारी शिकायतकर्ता की परेशानी दूर करने तथा शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में वित्त विभाग की स्थिति और जिले की स्थिति में विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए 3 दिन की समय सीमा में लंबित प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। समय सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। जारी अलग अलग नोटिस के अनुसार अन्य बैंक अधिकारियों तथा शाखा प्रबंधकों के पास भी इसी तरह के सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण लंबित हैं, जिसके कारण कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक यूको बैंक हार्दिक शर्मा, सर्किल हेड पंजाब नेशनल बैंक मुकुल अग्रवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिलीप कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा रूप नारायण सिंह तथा बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश रंजन को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्षेत्रीय प्रबंधक ओंकार कुमार तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पद्म कुमार जैन, आईसीआईसी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष अरोड़ा, एचडीएफसी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक धनंजय मिश्रा, आईडीबीआई बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश अग्रवाल तथा एक्सिस बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन कुमार अग्रवाल को भी नोटिस दिया है। कलेक्टर ने केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक जीसी सरकार, आईडीएफसी बैंक के स्टेट हेड शाहिद शेख, इंडसइंड बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक करण ढकेता, कोटक महिंद्रा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक बैसल तथा इंडियन ओवरसीज बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक शंकरनंद झा को भी नोटिस जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद बैंकों में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। समाधान को लेकर के जो एट्रीब्यूट अपने सीएम हेल्पलाइन के हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग के, महिला बाल विकास विभाग के, रेवेन्यू विभाग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एजेंडे में थे। रीवा जिले में लगभग ऐसी सभी शिकायतें मिलाकर के 2500 से अधिक शिकायतें पेंडिंग थी। इन शिकायतों का लगातार निराकरण किया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें टेक्निकल इशू होने के कारण जो शिकायतें पेंडिंग थी उनको भोपाल हम लोगों ने टीम में कोऑर्डिनेट करके उनको सेटल भी किया है। तो उद्देश्य ये है कि जो भी समाधान की शिकायतें लगी हुई हैं या जिनमें एट्रीब्यूट एजेंडे में आए हुए हैं उनके निराकरण प्राथमिकता से हो और संतुष्टिपूर्वक हो, इसकी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग विभागों की है, जिसमें अगर हम लोग नंबर्स में बात करें तो कई सारे विभाग हैं, रेवेन्यू की हैं, गृह विभाग की हैं, लाइट की हैं, इस तरीके के विभागों की शिकायतें हैं। पर लगातार चूंकि ऐसे विभाग हैं जिनसे लोगों का सामना हर रोज़ होता है, तो ऐसे में शिकायतों की संख्या बढ़ती है, लेकिन लगातार इन शिकायतों के निराकरण भी किए जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी बहना योजना में पंजीयन सुनिश्चित कराने में रीवा तीसरे स्थान पर। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की रही विशेष पहल। रीवा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 30 अप्रैल को शाम 6 बजे तक 4 लाख आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर द्वारा सभी पात्र बहनों का लाडली बहना योजना में पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा है कि 30 अप्रैल को पोर्टल बंद हो गया, इसलिए नगरीय निकायों के वार्ड और ग्राम पंचायत क्षेत्र की पात्र बहनों का अनिवार्य रूप से योजना में आवेदन भरवाया गया था।
वार्ड प्रभारी व पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पटवारी 30 अप्रैल को संबंधित अधिकारी के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि अब संबंधित क्षेत्र में कोई भी पात्र बहन योजना में पंजीयन के लिए शेष नहीं है। इनके अलावा आवेदन पंजीकृत होने के उपरांत डीबीटी इनेबल और आधार लिंकिंग लंबित होने पर सीडीपीओ को बैंक अथवा कियोस्क के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी सीईओ, सीएमओ और एसडीएम को 30 अप्रैल तक प्राप्त सभी आवेदनों की ग्राम स्तरीय समिति द्वारा जांच की कार्यवाही पूर्ण करने व 1 मई को अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद सभी एसडीएम को दावा आपत्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। चूँकि अपने यहाँ प्रदेश भर में लगभग तीसरे स्थान पर रीवा जिला है और इसमें 4 लाख से अधिक लाडली बहनों का पंजीयन किया गया है। अपने यहाँ सभी जनपद पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर निगम में इसमें पूरी टीम ने बेहतर काम किया है और लगातार जो इसमें पात्र हितग्राही थी उनका पंजीयन किया गया है। उनके पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन के बाद जो लिस्ट है, दावे आपत्ति की सूची प्रकाशित की गई है 1 तारीख से नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए। तो जो पात्रताएं थी उनके आधार पर सभी के पंजीयन हुए हैं। जैसे ही दावे आपत्ति का समय समाप्त होगा ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगी। लगभग 4 लाख से ज़्यादा आवेदन रीवा जिले में भरे गए।